वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। तहरीक इंसाफ के दौर में एक के बाद दूसरे बहरान का सामना करने वाली आवाम को अब पेट्रोल बहरान का सामना है। मुल्क भर में पेट्रोल की दस्तयाबी की सूरत हाल गैर यकीनी है। किसी को पेट्रोल मिला है तो कोई तवील इंतजार के बाद भी खाली हाथ घर लौट रहा है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन कमीशन मार्जिन को 6% करने के मुतालबे पर कायम है, जबकि हुकूमत की तरफ से तसल्लियों का सिलसिला जारी है। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं, घबराएं मत, चंद कंपनियों को नवाजने के लिए 9 रुपए का इजाफा नहीं किया जा सकता। हुकूमत और एसोसिएशन की इस लड़ाई में अवाम रुल रहे हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस हुकूमत की कमजोरियों की वजह से हर शोबे के लोग अवाम पर गालिब आ गए हैं। पेट्रोल पंप मालिकान की मुल्कगीर हड़ताल, हुकूमत का नाजायज मुतालबात तस्लीम न करने का दावा, क्या हुकूमती कमजोरियों ने हर तबके को अवाम के खिलाफ मजबूत किया? यह है हमारा आज का सवाल। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मोना आलम, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपकी जानिब आऊंगी। ये एक बहरान आता है, फिर दूसरा बहरान आ जाता है। क्या हुकूमती कमजोरियों ने हर तबके को अवाम के खिलाफ मजबूत कर दिया है? क्या मुनीर नियाज़ी कह गए थे ना कि एक और दरिया का सामना था जो मैंने दरिया के पार देखा। तो ये सूरत हाल यही है। और बाज़ औक़ात अपने बनाए हुए बुरान होते हैं, ये इसमें कोई ऐसा मज़ादा इशू नहीं होता अगर इसको वक्त से पहले टैकल कर दिया जाए। और ये अंदाज़ा था, एक हफ्ते से बात चल रही थी कि ये स्ट्राइक पे जाएंगे, और ये बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने जब ऐलान किया कि हम स्लैश डाउन कर रहे हैं पेट्रोलियम प्राइसेस, जब पेट्रोल की प्राइस आलमी मंडी में $1 या $2 रह गई थी, तो हमने भी स्लैश किया था। बहुत अच्छा डिसीजन था। तो उन्होंने पेट्रोल गायब कर दिया, उन्होंने पंप बंद कर दिए, उन्होंने सप्लाई मुनक़ता कर दी, और उस वक्त तक मुनक़ता रखी जब तक वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा नहीं किया। तो माफिया के सामने झुकने का, बैठने का, उनके साथ कंप्रोमाइज करने का तो सिलसिला आज भी जारी है, पहले भी होता था, आज ज्यादा हो रहा है। और ये जो वाकया है, ये तो धांधली की इंतहा है। आप मुझसे ये कह रहे हैं कि जनाब मेरा खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तो भाई खर्चा किसका पूरा हो रहा है? उसका जो पेट्रोल ले रहा है आपसे, 1 लीटर पेट्रोल ले रहा है, 2 लीटर पेट्रोल ले रहा है, और आप मांग क्या रहे हैं? आप मांग रहे हैं 6%, यानी आप 1 लीटर पे 9 रुपए मांग रहे हैं, मजीद 9 रुपए मांग रहे हैं। और आप, जब मैंने एक साहब से बात की तो उन्होंने कहा आप मेरी बात समझे नहीं। मैं कहा मुझे इतना बता दें आप कि आप 6% मांग रहे हैं, ये बनता है 9.5 रुपए, 875 या 9 रुपए के करीब ऑक्टाई मिलाकर। उसके बाद फिर मार्केटिंग जो खराजात हैं वो इसके ऊपर आएंगे। और अगर हुकूमत ने पेट्रोल की प्राइस ना भी बढ़ाई तो 4 रुपए लेवी बढ़ेगी। अब सब मिला लें तो पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हुए बगैर मुझे 1 लीटर पेट्रोल 150-160 का पड़ेगा तकरीबन। और अगर आप अप कंट्री चले जाएं तो शायद और महंगा मिलेगा आपको। तो ये जो सूरत हाल है, वो वजारत तवानाई ने कल रात को बयान दिया, मुतमईन होकर सो गए कि घबराए नहीं, सब जगह पेट्रोल होगा। कहीं पेट्रोल नहीं था। कराची की शाहराह फैसल है, कराची का बंदर रोड है, कराची के दूसरे बड़ी बड़ी सड़कें जहाँ बेतहाशा पंप्स हैं, हर कंपनी के, PSO के भी हैं, वो भी बंद थे। पेट्रोल है, जब पेट्रोल सप्लाई नहीं हुआ तो होगा कैसे? सवाल ये है। और ये बहुत क्लासिकल केस है ब्लैकमेलिंग का गवर्नमेंट को, कि वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि 6% से कम पे हम बात नहीं करेंगे। और हुकूमत ये कह रही है कि हम आपको 90 पैसा या 1 रुपया देंगे। 1 रुपया भी क्यों दें भाई? सवाल क्या है? क्या आपकी पैदावारी लागत बढ़ गई है? आप तेल खुद निकालते हो, बिजली की कीमतें वही है जो आवाम के लिए, सबके लिए, जो उसके लिए जो आपके पंप पे काम कर रहा है उसके लिए भी है। तो फिर किस बात का इजाफा? कोई इजाफा मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए। मैं नामाकुल लगूंगा आपको, लेकिन मैं कहूंगा कि ये ब्लैकमेलिंग है। माफिया के इस चुंगल में ना फंसे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ऑलरेडी हम गैस, बिजली, पानी, इन चीजों को तरस रहे हैं। बहुत सब चीजें कम हो चुकी हैं। अब पेट्रोल भी गायब हो गया है, तो अब तो ट्रांसपोर्ट बंद, सनतें में लोग नहीं पहुंच पाए। बात सनतें जो ऑयल पे चलती थी अब और चीज चलती थी वो बंद हो गई है, दुकानदारी खत्म हो गई है, बड़े मसाइल हो गए। आज तो सन्नाटा है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में अगर ये इस माफिया की ब्लैकमेलिंग है तो फिर इस माफिया से निपटने के लिए हुकूमत क्यों नाकाम दिखाई दे रही है?
देखें, एक तो पहले ये बात है कि मैं बिल्कुल नासिर भाई चुकाई से मुत्तफिक हूँ, ब्लैकमेल में इस दफ़ा गवर्नमेंट को नहीं आना चाहिए। वजह ये हुई कि गवर्नमेंट ने रूट को खुद कमज़ोर कर लिया है। पहले आपके सामने TLP की प्रॉब्लम आ गई, उससे पहले काफ़ी प्रॉब्लम चलती रही है। एक दफ़ा आपके सामने मौलाना फजल रहमान ने किया, कई दफ़ा उनसे मुज़ाकरात किए हैं TLP से, और अल्टीमेटली नाउ एवरीबॉडी इज बीइंग इनकरेज्ड कि अब ये वीक विकेट पर हैं। उधर से PDM का भी प्रेशर है, इधर हुकूमत की अपनी इकनॉमिक क्राइसिस हैं और सबसे इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मुल्क के मफाद की कोई बात नहीं करता। और सेकंड, जो मेरा अपना ख्याल है कि नाउ एवरीबॉडी इज गैंग्ड अप, एवरीबॉडी इन द कंट्री इज गैंग्ड अप अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट। चाहे वो आप PMLN की बात कर लें, जिस तरीके से कभी कोई एफिडेविट आ रहा है, कभी कोई वीडियो लीक्स हो रही हैं, उसकी बात करें। फिर उसके बाद PDM की देखें, क्या वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से प्रेशर डाल रहे हैं। फिर आपके साथ मेरे ख्याल में इवन ब्यूरोक्रेसी भी टू एन एक्सटेंट इज अ पार्टी टू इट। फिर आपके सामने जितने करप्ट माफिया है वो साथ मिल गया, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। गवर्नमेंट कोशिश करती है अपने मैनिफेस्टो को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, और ये चीज़ें आड़ जाती है। उसके साथ आप चीनी स्कैंडल ले लें, आटा स्कैंडल ले लें, कोई भी प्रॉब्लम कर लें। गवर्नमेंट की अपनी कमजोरी भी है। गवर्नेंस की बात है कि आपने अपने मुल्क में 3 साल में एग्रीकल्चर को बूस्ट नहीं दिया, जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। लेकिन इस वक्त किसी ना किसी के खिलाफ सख्त, ये पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ पहले भी आपको याद है, जो भी चौथाई साहब ने बात की थी कि उन्होंने कितनी ब्लैकमेलिंग की, गवर्नमेंट ने टचिंग डाउन की और पूरे शॉर्टेज हो गई, पूरे मुल्क में शॉर्टेज हो गई, एंड विद रियली बहरान। वो भी उसके बाद फिर गवर्नमेंट को अगेन प्राइस बढ़ानी पड़ी। बट कहीं ना कहीं हमें एक फुट डाउन करना चाहिए कि जी अब नथिंग मोर एंड इट एनफ इज एनफ। बिल्कुल ठीक। आई थिंक गवर्नमेंट को ये मौका है कि स्टैंड अप एंड डू समथिंग, टेक सम लीगल एक्शन एंड सॉर्ट समवन आउट। ठीक है, आपके ख्याल में कोई लीगल एक्शन लेना चाहिए? मोना, जैसे कि बात हो रही है कि ये ग्रुप जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है हुकूमत को, और इस बार ब्लैकमेलिंग में नहीं आना, तो अगर नहीं भी आना तो करना क्या है, क्योंकि बहरहाल सफर तो आवाम कर रहे हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं, और बिल्कुल मैं सबसे मुत्तफिक हूँ। ब्लैकमेल इज इंडीड द करेक्ट वर्ड, और हो ही यही रहा है। ये बिल्कुल सबसे एप्ट मिसाल इस सिलसिले में वही है जो आपको दोनों हमसे पहले वाले स्पीकर्स दे चुके हैं कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से वर्ल्ड लोएस्ट थी, तो उस वक्त पाकिस्तान में जब ये बेनिफिट हुकूमत ने पास ऑन करने की कोशिश की कंज्यूमर को, तो उस पर सबसे बड़ी जो रुकावट आई वो यही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि एक इसमें क्लैरिटी ये थोड़ी सी चाहिए लोगों के लिए भी। लोगों ने भी बिला वजह एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, बेहंगम सा रश उन्होंने कल से लगाया हुआ है, जबकि बहुत सारे पेट्रोल पंप्स में, एटलीस्ट यहाँ मैं मतलब अप कंट्री की बात करूं, इधर इस्लामाबाद में काफी सारे जो कंपनी ऑपरेटेड पंप्स हैं, क्योंकि ये डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल है। बाकी जो कंपनी ऑपरेटेड पंप्स हैं, आपने देखा होगा वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी मैसेज फैला रहे हैं, उनके ऊपर कोई कदर नहीं है, वहां पर कोई स्ट्राइक नहीं है, और वो अपना उनका काम है, वो ड्यूटी बाउंड है कि वो पेट्रोल सप्लाई करें। अच्छा, इसमें 2 केसेस हैं। कुछ कंपनी ऑपरेटेड भी जो पेट्रोल पंप्स हैं वो भी नहीं चल रहे, और इस तरह की भी कुछ इत्तलात आ रही हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं है। अक्सर और बेशतर जो कंपनी ऑपरेटेड पंप्स हैं वो चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है, जाहिर है, जो उनके ऊपर प्रेशर है वो ज्यादा हो गया है, लोग वहां पर ज्यादा जमा हो गए हैं। कल भी हमने तकरीबन हर कंपनी ऑपरेटेड पंप की तरफ देखा। कल मैंने भी एक तरह से एक चक्कर लगाया इसी हवाले से। काफी कंपनी ऑपरेटेड पंप्स ने बड़ा बड़ा लिख के लगाया हुआ है, क्योंकि उनकी यहाँ 7-7, 8-8 लाइनें लग गई हैं। बड़ा बड़ा उन्होंने लिखा है कि वी आर ओपन टुमारो एंड वी आर नॉट ऑब्जर्विंग एनी स्ट्राइक। तो लिहाजा ये कि एक तो अंडरस्टैंडिंग का भी इसमें फुकदान है, एंड एब्सोल्युटली आई एग्री विद बोथ द जेंटलमैन। बिल्कुल हुकूमत को इनके ब्लैकमेल में नहीं आना चाहिए। आप इसी तरह से देख लें, ये जो चीनी की जो शुगर मिल्स एसोसिएशन, तब भी कोई इस किस्म के मामलात हमने देखे थे। अभी ये जो कोई FBR वगैरह ने जो ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर जब टैक्स आयद किया तो वो भी सड़कों पर निकल आते हैं। तो ये बहुत अनड्यू डिमांड है। देखिए, डिमांड की भी एक नौयत होती है ना, अगर किसी ड्यू डिमांड पे लेजिटिमेट उनकी मांग के ऊपर वो निकले होते या स्ट्राइक की होती, तो फिर जाहिर है हम लोगों ने साथ देना था, मीडिया ने साथ देना था, पब्लिक ने देना था। लेकिन ये सिर्फ पब्लिक को आवाजार करने की ये कोशिश की जा रही है इन तमाम की तरफ से। और मैं आपको बताऊं इसका ओरिजिन कहाँ से है। दरअसल इसका ओरिजिन इस बात से है जी कि वो ये गवर्नमेंट को बेसिकली बात कर रहे हैं कि जो ये एसोसिएशन है, डीलर्स एसोसिएशन, समी खान साहब इसके चेयरमैन भी हैं। बात इनकी तरफ से होलिस्टिकली ये की जा रही है कि अगर आपने, हुकूमत ने कोई 45 रुपए इस साल में बढ़ा दिए हैं पेट्रोलियम मसनूआत पे, तो हमारा कट का है, हमें क्या मिला, हमारे लिए भी बढ़ा दें। अगर आवाम के ऊपर ऑलरेडी बोझ लादा जा रहा है तो इनके ऊपर और बोझ लाद दें।
ये बेसिकली उनका आर्ग्यूमेंट है, विच इज अ वेरी आई वुड से अ वेरी लो लेवल आर्ग्यूमेंट। ठीक है जुनैरा, अगर तो सूरत हाल इसी तरह रहती है, हड़ताल जो है वो अगर ज़्यादा देर तक जारी रहती है, तो क्या लगता है हुकूमत अवामी मुश्किलात को सामने रखते हुए ये मुतालबा मान लेगी इनका? मेरा नहीं ख्याल के मान सकते हैं, बिकॉज़ ऑलरेडी कमिंग मंथ्स में इजाफा होता जाना है पेट्रोलियम की प्राइसेस में। तो अगर वो इनकी भी बात मान लेते हैं, जो कि बहुत नाजायज़ बात है, तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है सड़क पे ही सारे आ जाएंगे, और उसके बाद तो कोई रह नहीं जाएगा रास्ता। मुना और NBC और ब्रिगेडियर हारिस सारे बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये बताइए कि कल हमने एग्जैक्टली यही बात की थी कि चाहे कोविड में स्कूल्स बंद करने का मामला हो, चाहे चीनी वाला मामला हो, गंदम का मामला हो, इसी तरह कोई भी ऐसा जो कलेक्टिव कॉन्शियस एक होता है लोगों का, उसमें जैसे ही किसी के बिजनेस पे हाथ पड़ता है वो बिल्कुल भूल जाता है कि जो एक माशरे में उसका हिस्सा है, या जो क्राइसिस में, नेशनल क्राइसिस में उसका अपना हिस्सा है, वो भी तो आपने डालना है, नोइंग कि आप फिर भी नुकसान में नहीं है। 3% मार्कअप से सीधा 6% मार्कअप वो मांग रहे हैं। ये कहाँ होता है? मतलब 100% मांग रहे हैं वो। और उसके बाद ब्लैकमेलिंग इज एग्जैक्टली द राइट वर्ड। अब ये बात अलहदा है, गवर्नमेंट ने आज तक प्रेसिडेंट ये सेट किया है कि एक तो चीज़ों को लास्ट मोमेंट तक डिले करो, कोई उस बारे में बात ना करो, कोशिशें भी करें तो आराम से अंदर ही अंदर कोई छोटी मोटी कोशिश होती रहती है। इन द निक ऑफ टाइम फिर वो डिज़ास्टर की तरह जब ब्लो अप होता है तो फिर ये लोग कहते हैं असल बात ये थी, जो कि ठीक भी होती है। लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट या गवर्नेंस इस जो एक फोर्टे है इस गवर्नमेंट का, वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है इनका। और ये जो 2-3 मौक़ों पे ख़ास तौर पे TLP के साथ, फिर शुगर माफिया के साथ, इवन कौन सी गवर्नमेंट है जिसको यूटिलिटी स्टोर्स भी ब्लैकमेल करते हों। तो वो जो एक प्रेसिडेंट सेट किया है उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। और जब वज़ीर आज़म ख़ुद आके लोगों को कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो वही बात है कि वो कहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमारा हक दें हमें, वो उसे अपना हक समझते हैं। तो इसलिए इस सोसाइटी से या इस ट्रेड रिलेटेड लोगों से, बिजनेस कम्युनिटी से ये एक्सपेक्ट करना कि इनको लोगों का कुछ ख्याल होगा, ये बिल्कुल ही एक खाम ख्याली है। लेकिन आई थिंक अ प्रेसिडेंट हैज़ टू बी सेट। कहीं ना कहीं तो यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड शो योर रिट कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं लोगों के लिए। तो ये मेरे ख्याल है दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल कम्प्लीटली। ठीक है मुज़म्मिल साहब, NBC का छोटा सा कमेंट ऐड कर लूँ फिर आपकी जानिब आती हूँ। NBC आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं सिर्फ मुना की बात पे इजाफा करता, बिल्कुल सही बात की मुना ने। इनका जो प्रॉफिट का रेट है ना, वो पेट्रोल की जब भी कीमत बढ़ती है तो उसके साथ बढ़ जाता है। ये जो जब अपना कमीशन लेते हैं वो पेट्रोल की प्राइस पर लेते हैं। तो अगर प्राइस बढ़ेगी पेट्रोल की आगे, अल्लाह ना करे, तो उनको हिस्सा मिल जाएगा। तो ये नहीं कहीं पर जामिद हैं, ये मुंजमिद हो गए हैं, ये भी मुतहर्रिक हैं, ये भी लूट मार में शरीक हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मेरा ख्याल है कोई कॉज नहीं बनता, कोई तहरीक नहीं बनती इस बात की कि इनमें इजाफा किया जाए। ठीक है मुज़म्मिल साहब, सिचुएशन का एक एंगल ये भी है कि इस दौरे हुकूमत में मुश्किलात की एक सीरीज है जो अवाम फेस कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अवाम क्या करें? नहीं देखें, मैं 2 बातें आपके सवाल से पहले करना चाहता हूँ। एक तो अगर माशरा कलेक्टिवली और लोग इतने अच्छे होते कि वो ख़ुद ही सबका ख्याल रख सकते होते, तो ये कवानीन, निज़ाम हुकूमत, जज़ा और सज़ा का निज़ाम क्यों बनाया जाता? लोग ख़ुद ही सीधे रास्ते पर चलते और ऐसे ना किसी पुलिस लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की ज़रूरत पड़ती, ना जेलें बनाने की ज़रूरत पड़ती, ना कोई कवानीन बनाने की ज़रूरत पड़ती, और माशरा खुद ब खुद ठीक चलता। लेकिन माशरा खुद ब खुद ठीक नहीं चल सकता, इसीलिए निज़ाम हुकूमत भी बनाया जाता है, कवानीन भी बनाए जाते हैं, जेलें भी बनाई जाती हैं, पुलिस भी बनाई जाती है, फ़ौज भी बनाई जाती है, क्योंकि माशरे को सीधे रास्ते पे रखने के लिए बनाई जाती है। तो अगर माशरा खुद करता है तो मुहज़्ज़म मुल्कों में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, जहाँ लिटरेसी रेट 100% है और हम उन्हें अखलाकी तौर पर बहुत आला समझते हैं, वहाँ तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए था। नहीं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, एक निज़ाम हुकूमत की जिम्मेदारी है माशरे को सीधे रास्ते पे ठीक तरह चलाने की। माशरे की जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने 1 हफ्ते से हड़ताल की कॉल दी हुई थी, हुकूमत को पता था कि उन्होंने इनकी बात नहीं माननी। कहाँ था हुकूमत का प्लान बी कि अगर ये सप्लाई डिसरप्ट होगी तो हुकूमत क्या करेगी? उनके
खुद सप्लाई शुरू करेगी, उनके जो सप्लाई करने वाले ट्रॉलर्स हैं उनको कन्फिस्केट करके खुद चलाएगी, पुलिस को देगी, किसको देगी। देखिए ना, आज एम्बुलेंसेज में पेट्रोल नहीं है, आज स्कूल जाने वाली गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, आज इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट का सिर्फ ये कह देना कि जी घबराना नहीं इज नॉट एनफ। गवर्नमेंट के पास तो प्लान बी होना चाहिए ना। वो इन तमाम डीलर्स के बाउजर्स जब्त कर ले, इनको अंदर दे दे और वो बाउजर जो है वो खुद चलवाना शुरू कर दे और पेट्रोल की सप्लाई कर दे, तो हम मान लें कि गवर्नमेंट ने एक प्लान बी बनाया हुआ था। उसने कहा इनकी भी नहीं माननी, लेकिन लोगों को भी तकलीफ नहीं देनी। ये तो बड़ी अजीब बात है कि हमने इनकी बात नहीं माननी। हाँ, अगर एम्बुलेंस में पेट्रोल ना होने की वजह से कुछ लोग मर रहे हैं तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। ये निज़ाम हुकूमत है, ये हुकूमत का प्लान बी है कि जी हम ब्लैकमेलिंग नहीं मानेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हुकूमतों के पास क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए प्लान बी, प्लान सी मौजूद होते हैं, और जब ना हो तो फिर मुफ्ती मुनीब जैसे लोग बीच में आकर सालसी करा लेते हैं। तो मुझे तो इसमें भी लग रहा है कि कोई मुफ्ती मुनीब निकलेंगे और वो आकर सालसी कराएंगे हुकूमत के और उसके दरमियान, क्योंकि हुकूमत के पास तो कोई प्लान बी है नहीं। आज कराची में 300 एम्बुलेंसेज एक NGO की खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है शहर में किसी को सर्विस देने के लिए। दूसरी बड़ी ने कहा हमारे पास 4 दिन का रह गया है। मैंने लाहौर भी चेक किया है, एम्बुलेंसेज में पेट्रोल नहीं था। तो इसलिए गवर्नमेंट को एक प्लान बी जरूर देना चाहिए। 4 दिन चलती है ये स्ट्राइक, क्या होगा? मुल्क बंद कर देंगे आप इस मुल्क को? तो एक तो ये नहीं चलता। दूसरा, मैं बार बार ये कहता हूं कि हुकूमत को मीडिया पर तवज्जो कम और अपने काम पर ज़्यादा देनी चाहिए। हमाद अज़हर साहब को भी मनाजरों के चैलेंज कम और अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। उन्हें बैठना चाहिए था, कोई प्लान बी बनाना चाहिए था, उनको आवाम की तकलीफ का एहसास होना चाहिए था। लेकिन नहीं, हुकूमत मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रही इस सारे मामले में कि उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। 3 दिन बाद उनकी आधी बात मानकर कहेंगे कि लोगों की बहुत तकलीफ थी, लिहाजा हमने 6% तो नहीं 4% पे मान लिया है। मुझे तो एंड ये नज़र आता है। ठीक है, जुनैरा आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? हाँ जी, मैं एक तो ये कि जैसे मोना कह रही थी, काफ़ी प्राइवेटली हेल्ड पेट्रोल पंप्स भी खुले हैं और PSO के भी जहाँ तक मैंने देखे हैं वो खुले हैं। NBC जो कह रहे हैं वो चीज़ वरीसम है कि PSO के पंप्स भी अगर बंद हैं तो वो क्यों बंद हैं। दूसरा, जब आप किसी को गलत कह रहे हो तो बिल्कुल जेनेरिकली नहीं उनको गलत कह देना चाहिए। बहुत सारे पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जिस पे ये लिखा हुआ है कि अगर हम क्लोज्ड भी हैं तो वी आर ओपन फॉर एम्बुलेंसेज, और 1122 पे भी आप फ़ोन करके चेक कर सकते हैं कि ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है जिसमें एम्बुलेंसेज को पेट्रोल ना मिल रहा हो। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, सेगमेंट को वाइंड अप करते हैं और ब्रेक की जाने बढ़ेंगे और वापस आएंगे तो फिर अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ टीवी चैनल्स को इश्तिहारात ना देने की ऑडियो को दुरुस्त तस्लीम किया तो एक नया तूफान खड़ा हो गया। इश्तिहारात के जरिए मीडिया को कंट्रोल करने के इल्जामात लगने लगे कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जिन चैनल्स ने हुकूमत से ताउन किया उन्हें नवाजा गया और जिन्होंने मुखालफत की उन्हें इश्तिहारात ना देकर सजा दी गई। हुकूमती तर्जुमानों की शदीद तनकीद और सोशल मीडिया पर बनने वाले ट्रेंड्स के बाद मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन इससे बात संभलने के बजाय मजीद बिगड़ गई। हुकूमती वज़रा ने पहले मरियम नवाज के इंकशाफ पर खूब सवालात उठाए। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और हम्माद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर तहकीकात के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात ने कमेटी भी कायम कर दी। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो के हवाले से की थी, मगर खबर उनके अपने एतराफ़ की बन गई। तो सवाल यह है कि मरियम नवाज ने पहले से मुश्किल से 2-4 अपनी पार्टी के लिए मजीद मसाइल खड़े कर दिए हैं। चैनल्स के इश्तिहारात रोकने से मुतालिक ऑडियो मेरी ही है, मरियम नवाज ने यह एतराफ़ किया। हुकूमत का तहकीकात का ऐलान। क्या मरियम नवाज के एतराफ़ से मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में इजाफा होगा? मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, आप क्या कहेंगे? मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नून लीग को फ़ायदा हुआ या नुकसान? नहीं, फ़ायदा तो इस हद तक हुआ कि वो साकिब निसार साहब की ऑडियो का मामला हाईलाइट करना चाहती थी और वो हाईलाइट हुआ।
और जहाँ तक बात है इश्तिहारात की, तो मैं इस बात के बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि किसी भी हुकूमत को, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, चाहे PTI की हुकूमत हो, चाहे किसी आमर की, मुशर्रफ की हुकूमत हो, ज़ियाउल हक की हुकूमत हो, इस सरकारी इश्तिहारात को, मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एज अ टूल जो है, एज ए हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और इस हवाले से पाकिस्तान में अब तक एक फेयर और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी नहीं बन सकी है, जिसकी अशद ज़रूरत है। अगर मुस्लिम लीग नून के दौर में भी कोई इश्तिहारात को एज अ टूल इस्तेमाल किया गया है, यकीनन इस्तेमाल किया गया है, इसमें अगर वाली कौन सी बात है। हमें ये पता है एज ए जर्नलिस्ट के इश्तिहारात को एज अ टूल इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मौजूदा दौर में भी इश्तिहारात को एज अ टूल इस्तेमाल किया गया है। मौजूदा दौर में भी मीडिया हाउसेस के इश्तिहार बंद किए जाते हैं, फिर उनको आर्म ट्विस्टिंग की जाती है, जर्नलिस्टों की भी आर्म ट्विस्टिंग की जाती है। तो इस हमाम में सब नंगे हैं। अगर कोई कमेटी बननी है तो फिर वो जुडिशल कमीशन होना चाहिए, जो सिर्फ नून लीग के दौर का एहतसाब ना करे, उसमें मौजूदा दौर भी होना चाहिए। उससे कम से कम मौजूदा दौर तो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अगर फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि ये तहकीकात होनी चाहिए, तो उनके अपने दौर की भी होनी चाहिए कि मौजूदा 3 साल में भी अगर इस हुकूमत ने किसी मीडिया हाउसेस के इश्तिहार बंद किए हैं और इश्तिहार को एज अ टूल इस्तेमाल किया है, तो जो सज़ा मरियम नवाज़ को मिलनी चाहिए वो मौजूदा हुकूमत के हुक्मरानों को। ये तो नहीं हो सकता कि आप अपने दौर को बीच में से माइनस कर लें और सिर्फ कहें कि जी उनके गले में हमने फंदा फिट किया है। मैं पहले भी इस प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि टारगेटेड एहतसाब जब भी आप करेंगे तो वो इंतकाम ही समझा जाएगा। एहतसाब जब तक यकसा नहीं होगा, जब तक कवानीन यकसा नहीं होंगे, जब तक एहतसाब यकसा लागू नहीं होगा, तब तक वो एहतसाब नहीं होगा, वो इंतकाम होगा। लिहाजा मैं खुशाइंद है, लेकिन ये इंक्वायरी बहुत इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इसमें मौजूदा दौर भी शामिल होना चाहिए। और अगर मरियम नवाज ने किया है, फवाद चौधरी ने किया है, जिसने भी किया, मसलन फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पिछले दौर में लोगों को, जर्नलिस्टों को प्लॉट और पैसे मिले हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें लिस्ट देनी चाहिए। जिस जर्नलिस्ट को प्लॉट और पैसे मिले हैं उनकी लिस्ट दें, ताकि जर्नलिस्ट बरादरी उन्हें अपने अंदर से तो निकाल सके। जिसने 1 रुपया भी हुकूमत से लिया है, प्लॉट लिया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। NBC, मरियम नवाज की सियासी बसीरत पर क्या तबसरा करेंगे आप? क्या बात है, बहुत जबरदस्त बात की उन्होंने कि जी मेरा है, अपना लिया, आए बाएं शाए नहीं जी। अब मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, मैंने कल लिखा भी खासा इसके ऊपर, क्योंकि मैं बराह मुताल्लिक हूँ। मैंने जर्नलिज्म का वो सारा ज़माना देखा है जिसमें पिटाई भी हुई है, जिसमें हम जेल भी गए हैं, जिसमें हम बंद भी हुए हैं। वो ज़ियाउल हक से लेकर आज तक का ज़माना है। तो ज़ियाउल हक का ख़ास अंदाज था कि 20 अखबार बंद कर दिए, न्यूज़ प्रिंट का इस्तेमाल किया, जंग को और अखबारात को वो कान मरोड़ दिए। फिर भुट्टो साहब आए, भुट्टो साहब ने भी यही किया, एक अखबार था वो बंद कर दिया। उस पर हम लोगों ने, जो उस अखबार के खिलाफ थे, उस अखबार का नजरियात के खिलाफ थे हम लोग, हमने जुलूस निकाला भुट्टो साहब के खिलाफ। उसके बाद फिर एक और साहब आ गए और उन्होंने फिर वही हरकतें शुरू कर दी। और फिर मतलब जिस दौर की बात मुज़म्मिल कर रहे हैं, उस दौर में तो खासा बड़ा वाक़यात हुए, ऐसे वाक़यात हुए कि एक अखबार तो एक सफ़े का रह गया, और एक सफ़ा भी कौन सा वाला, लिफाफे का कागज़ होता है ना, पीला वाला, उस कागज़ पर छपा वो अखबार। फिर खैर सहाफ़ी फिर जमा हुए, फिर हमेशा सहाफ़ी मार खाता है, इकट्ठे हुए, उन्होंने फिर स्ट्राइक बैक किया और उस मसले को अदालत से तय करवाया, अदालत के जरिए तय करवाया। वरना मसला वो बहुत ख़तरनाक सियासी इंतकाम की बात हो रही थी वहाँ पर। और उसके बाद फिर एक लिस्ट आ गई कि जी ये लिस्ट हम पेश कर रहे हैं आपको। सैफुर रहमान साहब थे, उन्होंने पेश कर दी कि इन लोगों को निकाल दो। उसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे, हक्कानी साहब, महमूद शाम वगैरह वगैरह, और मेरा खादिम का नाम भी शामिल था, तो इसको भी निकालो। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा एक तमगा और लग गया, एक तमगा जेल का था, एक तमगा ये हो गया। फिर उसके बाद बेनज़ीर भी आई, बेनज़ीर के ज़माने में, तो सब ज़माने में हुआ, हर दौर में हुआ। लेकिन जो बेरोज़गारी इस दौर में हुई है वो तारीख़ी है। 12,000 की फिगर है हमारे पास कि 12,000 अफराद बेरोज़गार हुए इस दौर में। अब मैं ही चाहता था कि पेट्रोल की प्राइस पर फवाद चौधरी, हम्माद साहब और जितने मुतालिकीन हैं, ये सब 6 वज़रा बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और उसी अंदाज में करते जिस अंदाज में कल हुई थी। ठीक है, जिस अंदाज में कल हुई थी, और अटैक पे जाते हम उनके साथ जी। ठीक है, लेकिन कोई नहीं बोल पाया। ठीक है, कोई नहीं बोल रहा।
सही, आपका पॉइंट आ गया। जुनेरा, आपके ख्याल में ऐसा नहीं लग रहा कि मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हुकूमत अपने लिए अपॉर्चुनिटी तस्वुर कर रही है? अगर कर भी रही है तो यही करते हैं हमारे सियासतदान, किसी चीज़ को कैच कर लेती है ऑपोजिशन, किसी चीज़ को कैच कर लेती है अपनी फेवर में गवर्नमेंट, और बस उसमें लोग पिसते रहते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर मामला है, एक तो उसकी हिस्ट्री बयान कर दी NBC ने कि ये हमेशा होता रहा है, लेकिन जो इस दौर में हमने लोगों को बाकायदा एक एक दिन के नोटिस पे सड़कों पे आते देखा है और पूरे मीडिया हाउसेस को कोलैप्स करते देखा है। मतलब बाय कोलैप्स आई मीन फिज़िकली उनकी बिल्डिंग्स बंद कर दी, उनका इक्विपमेंट उठा के ले गए, टारगेट किया, उनके लोगों को उठा के ले गए, उनकी माओं के ऊपर पर्चे कर दिए। मतलब आप खुदा के लिए खुदा का खौफ करना चाहिए कि किस हद तक टारगेट करेंगे आप। फिर जिसको आप नहीं दे रहे उसकी कहानी तो चले है नज़र आती है, जिसको दे रहे हैं वो भी तो सोचें कि वो जर्नलिज्म की किस साइड पे खड़े हैं और वो क्यों सिर्फ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के चक्कर में अपनी कम्युनिटी से और फ्रेटर्निटी से अलग हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। ऐसे जर्नलिस्ट भी थे जो जॉब कहीं करते थे, सैलरी कहीं से आती थी, वो एग्रीमेंट था, वो एडजस्टमेंट्स थी कि ठीक है हमने क्या चीज़ बैंक्स में शो करनी है, क्या नहीं शो करनी। तो इट इज़ मैसिव लेवल पे। मेरे कुछ क्लास फेलोज तो खुद उस मीडिया सेल में काम करते रहे हैं और वो पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करते रहे हैं, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी की मैं स्टूडेंट थी और वो मेरे साथ पढ़ते थे। दे यूज्ड टू टेल मी एवरीथिंग कि हम किस तरीके से नैरेटिव बिल्ड करते हैं, क्या करते हैं। मरियम नवाज कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती थी वो भी चेयर करती थी। तो ये बातें तो सारी सही हैं, लेकिन मुझे ये पूछना है कि क्या ये लोग कभी पकड़े जाते हैं, चाहे PTI के हों, चाहे नून लीग के हों, चाहे पीपल्स पार्टी के हों। आज भी जरदारी दौर के IPPs उसी तरह ऑपरेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आज भी उन पे के इलेक्ट्रिक पे बोल रहे थे। तो बात यह है कि ये रोज़ एक इशू तो उठता है, तूफान तो मचता है, लेकिन उसका कोई कंक्लूजन, कोई लॉजिकल एंडिंग, कोई जस्टिस। अब तो खुद जजेस को जज किया जा रहा है। तो इट्स अ केओस। मतलब आपने मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया है? कौन सा इदारा है जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ? जुडिशरी, जर्नलिज्म जो पिलर ऑफ स्टेट हैं, सारे कॉम्प्रोमाइज़ हुए में। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में इजाफा होगा? मेरे ख्याल में ये राइट अपॉर्चुनिटी और वो कैश कर रहे हैं। PMLN PTI की हुकूमत ने, अगर आपने देखा हो तो उन्होंने एक इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी है। बात यह है कि आप एरोगेंस देखें कि एक आप गलत काम कर रही हैं, नंबर 2 आपकी क्या उसमें अथॉरिटी थी, क्या आप वहाँ पर उस वक्त आप मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन में क्या थी, आप अगर मीडिया से प्राइवेट चला रही हैं तो आप कैसे डिक्टेट कर रही हैं, फिर आप स्पेसिफिक चैनल्स का नाम ले रही हैं और उसके बाद आप कह रही हैं हाँ मैंने नाम भी लिया है। बात यह है कि ये एक तो क्या ये डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में या ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है जिसमें बाप बेटा दादा या बेटी और ये पॉलिटिक्स चल रही है। मुझे एक हैरानी उस बात पे हो रही थी कि एक साइड पे एक सीनियर वेरी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक्स प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, एक साइड पे एहसान इकबाल बैठे हुए हैं और दरमियान में क्योंकि वो मरियम नवाज जो है नवाज शरीफ की बेटी हैं इसलिए वो वाइस प्रेसिडेंट बन के और वो बुत बने बैठे हुए हैं। आई मीन ये कौन सी हमारी पॉलिटिक्स है? फिर डेमोक्रेसी की हम मत बात करें ना, आप कहें जी डिक्टेटरशिप है, ये सिविलियन डिक्टेटरशिप। जिस तरीके से ये चल रहे खामोश बैठे हुए हैं, बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं, जो वो बोल रही हैं मर्जी से बोल रही हैं, जैसे उन्होंने खुद ब खुद एम्बेरस कर दिया PMLN को, वो कर दिया। सेकंड, आपने जो अब इंक्वायरी अगर होती है, देखें इसलिए इनकी इंक्वायरी हो रही है कि शी कन्वेस्ट हरसेल्फ, किसी और ने इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्होंने कहा हाँ मैंने ये बात की थी, ऐसे बात की थी। अब इंक्वायरी ये होगी कि जी पैसा कितना एलोकेट हुआ था, पैसा किस किस मीडिया हाउस को कितना किया गया, क्या क्वालिफिकेशन दी, उसका क्राइटेरिया बनाया गया था, क्या उसके बाद दिया गया, क्यों दिया गया और उसके क्या फ़वाइद हुए और किसको नुकसान हुआ। ये सारी आई थिंक इंक्वायरी होगी जो हमें देखने की ज़रूरत है। लेकिन ये चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए। ये हम बिल्कुल हमेशा हम कहते हैं मिलिट्री डिक्टेटर, ये ज़्यादा ख़तरनाक डिक्टेटरशिप है। जमहूरियत के नाम पे आप जो मर्जी कर लें, नुकसान पहुँचा दें मुल्क को, लेकिन हम कुछ नहीं कहते। आई थिंक ये चीज़ें इस लिहाज से सोचनी चाहिए। ठीक है मोना, आपके ख्याल में कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मरियम नवाज साहिबा ने जो कुछ भी कहा, आपके ख्याल में ये सोच समझ कर कहा होगा या फिर किसी सवाल के जवाब में उनके मुंह से सच निकल गया?
देखिए, मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी जरूर रही होगी कि उन्होंने कहा कि एडमिट कर लेते हैं, और मैं बिल्कुल ये इत्तेफाक करती हूँ कि अगर वो इस बात को एडमिट ना करती तो शायद ये उतनी प्रोमिनेंट ना होती, क्योंकि आप देखिए कुछ रोज पहले तक साकिब निसार साहब की जो मुबैना ऑडियो है वही गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे और इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी। मरियम नवाज की ये जो ऑडियो थी और एक नवाज शरीफ साहब की भी कुछ हुकूमती वज़रा ने ट्वीट की थी, उनको इतना कोई उनको इतना प्रोपोगेट नहीं हुई थी जितनी साकिब निसार साहब की वो जो मुबैना ऑडियो थी वो हुई थी। तो लिहाजा ये कि उन्होंने खुद ये बात कह के एक तरह से, मुझे तो ये स्ट्रैटेजी उनकी बहुत ही इट्स अ वेरी सिली स्ट्रैटेजी टू गो विद। ये उन्होंने जो काम किया उसके बाद ही फिर जाहिर है हुकूमत को भी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि उन्होंने कहा कि जी अब हम इस पे कमीशन खोलते हैं। इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और यहाँ पर हमारे साथ एनबीसी जैसे लोग बैठे हैं जो कि डायरेक्ट इस चीज को भुगत चुके हैं। यस, ये मीडिया के हवाले से कतगने हर दौर में रही हैं, लेकिन एक बात मुनफरिद मैं करना चाहती हूँ, इसमें कोई चीज कोई भी नहीं बचा हुआ। अभी भी आप देख लें, इसमें डुप्लिसिटी आ जाती है। जैसे अभी हुकूमत जो इस्लामाबाद में होने वाले जो सहाफियों के साथ वाकयात हैं, वो अभी तक उनके ऊपर जो इंक्वायरी वगैरह है, इन्वेस्टिगेशन है, वो अभी भी पूरी नहीं हुई। वो हमें कुछ भी नहीं पता कि किसी को गोली लगी या किसी को उठाया तो किसने किया, क्यों किया, पता चलना चाहिए, राइट है हमारा। सिमिलरली बिलावल साहब उन लोगों पे तो बहुत बोलते हैं और यहाँ पर जर्नलिस्ट के यहाँ जाते हैं, लेकिन जो सिंध में मारे जाने वाले जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर वो कोई बात नहीं करते, बल्कि अपनी स्टैंडिंग कमेटी और ह्यूमन राइट्स में भी वो मामला नहीं उठाते। तो ड्यूप्लिसिटी है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, तो हर तरफ से है। दूसरी बात यह है कि जर्नलिस्ट भी मेरा ख्याल से, मैं माजरत के साथ अपने लोगों को भी, मैं अपनी कैटेगरी को भी कोई इसमें बरी ज़िम्मा नहीं करती, ये लोग भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि जो इनमें से वो लोग हैं जो नवाजे जा रहे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर दौर में, उनको वो दौर बहुत अच्छा लगता है और उस वक्त उनकी सारी जो अखलाकियात हैं और ये जो लेक्चर हैं जर्नलिज्म के, ऑनेस्ट जर्नलिज्म के, ये सारे सो जाते हैं। फिर लेकिन जब उनके खिलाफ कोई मुहिम चलती है, उनके खिलाफ कोई दूसरी हुकूमत आती है, वो जब उनके खिलाफ शुरू कर देती है पकड़ धकड़, तो वो अचानक से चैंपियंस ऑफ जर्नलिज्म बन जाते हैं। तो ये भी एक बड़े अफसोसनाक किस्म का हमारे अपने भी जो मीडिया हाउसेज है उनका भी रवैया है। बात ये है कि अभी देखें आप, ये जो 2-3 बातें सबने की है ना, मुझे लगता है कि देखें, आई अग्री विद एवरीबडी इन प्रिंसिपल, बट द पॉइंट इज कि उन्होंने एक तो खुद इस चीज को एडमिट किया है। मैंने नवाज शरीफ के साथ बहुत रिपोर्टिंग की है। एक मरतबा क्या हुआ, पीएम हाउस हम गए इसी किसी सिलसिले में, मेरे साथ एक और जर्नलिस्ट थे, वी वर जस्ट 2 जर्नलिस्ट्स हु वर रिपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर इवेंट। एक और जर्नलिस्ट थे, मैं उनका नाम नहीं लेती, वो तसव्वुर किए जाते हैं कि पीएमएलएन के काफी करीबी हैं। उन्होंने जो वहाँ एक बड़े आला अफसर थे पीएम हाउस के, उनसे उन्होंने कहा कि जी मेरी मरियम से मुलाकात करा दें, मैं उनका मीडिया सेल देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से, उसके बारे में बहुत सुना है। तो उन्होंने कहा अच्छा चले मैं परमिशन लेके आता हूँ। वो थोड़ी देर बाद लौटे, उन्होंने कहा जी आप आ जाए। तो मुझे जरा उन्होंने जैसे मुरव्वत में देखा कि शायद मोना को भी आने को कहेंगे, तो मुझे उन्होंने वो जो पीएम हाउस के वो जो एक ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने कहा नहीं मतलब शी हैज आस्क्ड यू टू स्टे बैक। अच्छा, तो बात ये है कि उस मीडिया हाउस सेल तक ना रसाई भी सिर्फ बहुत पसंदीदा लोगों की होती है, और अब वो जो जर्नलिस्ट हैं वो बहुत बड़े चैंपियन ऑफ जर्नलिज्म बनते हैं। तो आई एम सॉरी, हमारे अपने भी कुछ हाल ठीक नहीं है। सियासी जमातों में तो है प्रॉब्लम, लेकिन जर्नलिस्ट में भी प्रॉब्लम है। ठीक है जुनैरा, एनबीसी का कमेंट लेकर आपकी जानिब आती हूँ। एनबीसी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं थोड़ा सा एक प्रपोजल था जो हमने मुशर्रफ साहब के ज़माने में हमसे कहा गया था बनाएं आप, तो क्या होना चाहिए, किस तरह रेगुलेट करें। तो हमने कहा था एक रेगुलेटर होना चाहिए जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, और कई मुल्कों में है, ये मौजूद है। उसका हमने मॉडल भी उनको दिया था। उसका स्टाफ भी गैर सरकारी होना चाहिए, उसके तनख्वाहों के पैसे भी गैर सरकारी फंड से आने चाहिए, जो कई मुल्कों में हैं। दूसरा हमने कहा था कि इश्तहारात की तकसीम सरकार का काम नहीं होना चाहिए, ये भी एक तरीक़ाकार के तहत होना। इसको उस पर हमने मिसालें दी थी किस मुल्क में किस किस तरह है, लेकिन उसके साथ साथ हमने प्रेस काउंसिल का एक तस्वुर दिया था जो आज़ाद, खुद मुख्तार हो और अपने फैसले खुद कर सके। सही। लेकिन वो सब चीज़ों को उठा के फेंक दिया गया क्योंकि वो सियासी मुफाद में नहीं थी। वो इश्तहार एक हथकंडा है, सियासी हथकंडा, जो सब इस्तेमाल करते रहे। न्यूज़ प्रिंट का भी ये हाल है, चैनल बंद भी इसी तरह हो जाते हैं, जब चाह बंद कर दे चैनल्स को। तो ये मेरा ख्याल ये, जब तक सिस्टम सही नहीं होगा इन चीज़ों का, ब्लैकमेलिंग का, उस वक्त तक मामला सही नहीं होंगे। ठीक है जुनैरा।
एक तो मोना, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग व्हाट यू सेड। बिल्कुल सही बात है कि हर चीज़ यहाँ पे हाईजैक हुई भी है। छोटी सी एग्जांपल है कि अगर कोई आप बहुत ऐसा काम कर रहे हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट का है, आप कोई छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं, ऐसा कोई पेपर लिखना चाह रहे हैं जो इंटरनेशनली पब्लिश होना है और आप एक्सेस मांग रहे हैं टू प्राइम मिनिस्टर कि उसमें उनकी भी से आ जाए, तो आपको एक्सेस ही नहीं मिलती। आप अपने मुल्क के हक में लिखना चाह रहे हैं, अपने मुल्क को डिफेंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि बाहर कहीं सिचुएशन ऐसी है कि आप समझते हैं कि आई हैव अ प्लेटफॉर्म, लेट मी डिफेंड माय कंट्री, तो प्राइम मिनिस्टर से आपको वहाँ की ब्यूरोक्रेसी टाइम ही नहीं लेके देगी। उसके मुकाबले में कुछ इस तरह के लोग होंगे जो कि रोज़ उनका इंटरव्यू कर रहे होंगे, मसला ही कोई नहीं है उनकी एक्सेस, वो हर वक्त बैठे ही वहाँ पे होते हैं। तो फिर जब गोलियाँ लगती हैं तो फिर वो लोग कहते हैं हमें फलाने, वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो मेक और ब्रेक ऑफ द गवर्नमेंट में आ गए हैं आप। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे मेहनत करके अभी तक समझ रहे हैं कि हम मेहनत करते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, किसी ना किसी दिन हमारी सुनी जाएगी, लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे। तो प्रोपेगेंडा एंड फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन भी हमारे बीच में से ही जाती है, हम लोगों में से ही जारी होती है, हम ही माउथ पीस बने होते हैं उन लोगों के उस वक्त, और बाद में हम कहते हैं टारगेटेड एहतसाब हो रहा है। तो सबको पता है कि PID में सारा रिकॉर्ड पड़ा होता है, सब कुछ निकाला जा सकता है वहाँ से, सबको पता है पेट्रोल पंप्स के ठेके दिए जाते हैं, प्लॉट्स दिए जाते हैं, दिस इज ऑल एन ओपन सीक्रेट। ठीक है नाज़रीन, सेगमेंट को वाइंड अप करते हैं और अगले सेगमेंट की बढ़ते हैं। NA 133 के ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक तहरीक इंसाफ ने अपना फैसला सुनाते हुए मैदान मुस्लिम लीग नून के लिए खाली छोड़ दिया है। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार जमशेद चीमा और उनकी अहलिया मुसरत चीमा ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ना जाने का फैसला किया है। जमशेद चीमा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट गए तो इंतखाबी मुहिम मुतासर होगी, हल्के में 40,000 बोगस वोट हैं, उनके खात्मे के लिए काम करेंगे। हुकूमती उम्मीदवार का ये रवैया क्या जाहिर करता है कि हल्का खाली छोड़ने का फैसला इत्तफाक है या फिर हिकमत अमली? NA 133 का ज़िमनी इंतखाब तहरीक इंसाफ ने मैदान खाली छोड़ दिया, क्या हुकूमत ने ये हिकमत अमली के तहत की? ज़ुनैरा क्या कहेंगी? देखिए वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है मरहूम परवेज़ मलिक का, उन्होंने उस हलके के लिए बहुत काम किया है, उनके घर से ही 3 सीटें या 3 रिप्रेजेंटेशंस वहाँ पे मौजूद हैं, तो वहाँ पे तो देयर वाज नो वे कि PTI का कोई भी उम्मीदवार आ जाता तो वो जीत सकता। तो मेरा ख्याल है इसलिए PTI ने खुद भी कोई ख़ास एफर्ट नहीं की उस चीज़ को कंटेस्ट करने की, और आज जो जमशेद चीमा है उन्होंने कह भी दिया है कि वो इसको मज़ीद परसू नहीं करेंगे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ओपन सीक्रेट कि वहाँ पर परवेज़ मलिक का ही होल्ड रहेगा। जी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में क्या हुकूमत लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाह रही? आई थिंक उनको ये पता था कि ये लाहौर की सीट बहुत स्ट्रॉन्ग है PMLN की, और यहाँ पर बल्कि आई वुड से एम्बैरसिंग सिचुएशन होगी, इसलिए उन्होंने उसको अपने इस तरीके से उसके पेपर जो है वो रिजेक्ट करवा दिए हैं। और लेकिन साथ डेमोक्रेसी में मैं वही बात करता हूँ कि 3 सीट्स एक घर की हैं, तो इज इट अ डेमोक्रेसी, इज इट अ राइट थिंग? क्या कारकुनों को हक नहीं है? ये चीज़ें हमें सोचने की हैं डेमोक्रेसी के अंदर कि हमने इसको अपने जो कारकुन हैं, वर्कर्स हैं, उनको कितनी सीटें देते हैं। अगर ठीक है घर में एक आपको दे दें, लेकिन इट्स वेरी अनफेयर। बट अदरवाइज एज फार एज PTI इज कंसर्न, आई थिंक दे वर वेरी क्लियर कि दे डोंट लूज इट, और वो एम्बैरेसिंग चीज़ से बचने के लिए उन्होंने किया। ठीक है मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में हल्का खाली छोड़ने का फैसला जो है वो महज इत्तफाक है या फिर प्रॉपरली प्लान्ड है? नहीं, ये इत्तफाक है। उन्होंने देखें एजाज चौधरी साहब अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे और जमशेद चीमा साहब को टिकट दिया गया, उनकी माली हालत को देख कर के वो पैसे काफ़ी खर्च कर सकते हैं। उन्होंने बड़ी यहाँ मीटिंग्स भी की, ऑफिसेस भी खोले और प्रॉपर इलेक्शन लड़ना चाहते थे। वो कागजात तो बाई चांस जो हैं वो रिजेक्ट हो गए, या PTI के अंदरूनी जो खलफशार है उसके नतीजे में जमशेद चीमा एक साजिश का शिकार हो गए, क्योंकि ये हल्का बुनियादी तौर पे एजाज चौधरी साहब ने पिछला इलेक्शन यहाँ से लड़ा था और वो इसको अपनी सीरियस कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पर लेकर चलते हैं, इसीलिए अपने बेटे के लिए वो वहाँ से टिकट मांग रहे थे। तो PTI के अंदरूनी इख्तलाफात के नतीजे में ये कागजात रिजेक्ट हो गए हैं। PTI ये हल्का खाली नहीं छोड़ना चाहती थी, कोई भी सियासी जमात कोई भी हल्का खाली नहीं छोड़ना चाहती। जो वोट बैंक है वो किसी को तो नहीं आप दे सकते हैं, आपने उसे कैप्चर रखना होता है। और इसीलिए आप देखें कि 85 के इंतखाबात
के बाइकाट के बाद पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात कभी भी इंतखाबी मैदान खाली नहीं छोड़ती, और पीटीआई ने भी नहीं छोड़ना था, क्योंकि पीटीआई के अंदर बहुत लड़ाइयाँ हैं, ये उसकी वजह से हो गया। ठीक हो गया। एनबीसी, आपके ख्याल में पीटीआई अब अवाम में जाने से घबराने लगी है क्या? मेरा ख्याल है जब पहली बार ये वाक़या हुआ था तो मैंने यही कहा था कि जमशेद चीमा ने जानबूझकर ये काम किया है और गलत नॉमिनेशन पर फाइल कर दिया है, और मैं आज इस बात पर कायम हूँ, क्योंकि सूरत हाल ये 15,000 वोट का फ़र्क था पिछले इंतखाबात में, और इस बार भी ये फ़र्क होता है। लेकिन कितनी सीटों को खाली छोड़ेंगे पीटीआई वाले, कितने हलकों को डिफ्रेंचाइज करेंगे अपने वोटर्स को? मुझे बड़ा दुख हुआ उस बात पर जब पीटीआई पंजाब के प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि पीटीआई के उम्मीदवार के वोटर्स अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, खबरदार। ये इंतहाई नामाकूल बात है कि आप अपने वोटर्स को पाबंद करें, उन पे कर्फ्यू लगा दें आप। और अगर ये सूरत हाल है तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि कितनी सीटें आपको खाली छोड़ना पड़ेंगी पूरे पाकिस्तान में। सिंध पंजाब छोड़ें आप, और भी सीटें बहुत सी हैं, कहाँ खाली छोड़ेंगे आप? क्योंकि आपकी तो ग्राउंड पॉपुलेशन, वो पॉपुलरिटी है, जो रेटिंग है आपकी पब्लिक में, वो तो मुस्तकिल गिर रही है। लोग आपसे परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं, तो फिर तो आपको पूरा मुल्क खाली छोड़ना पड़ेगा। और मेरे ख्याल ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये गलती हुई है और बड़ी फाश गलती हुई है। इमरान खान साहब तो कहते थे मैं हारने से डरता नहीं, हारता वो है जो हारने से डरता हो। ठीक है, तो आपका पॉइंट आ गया, देख ली जाए। ठीक है मोना, आपके ख्याल में क्या वाकई हुकूमत इतनी गैर मकबूल हो गई है कि आवाम में जाने से घबरा रही है, इलेक्शन लड़ने से कतरा रही है? देखिए, मैं प्रेजेंट पब्लिक सेंटिमेंट को माइनस करके बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलाका है मरहूम परवेज मलिक का, और उनकी अहलिया अब इसमें कंटेस्ट कर रही हैं, तो लिहाजा शाइस्ता परवेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग सियासी स्टॉलवर्ट हैं, अपनी जमात की बहुत खास लॉयलिस्ट में से एक हैं। तो मुझे लगता है एक तो बहुत अच्छा फैसला इस सेंस में मैं देख रही हूँ कि मैं नहीं चाहती थी कि उनका ये जो उनका एक राइट है उसको एक मुखालफत मिलती, मैं बिल्कुल ये बात नहीं चाहती थी, क्योंकि उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, उनको ही मेरा ख्याल है उनका हक भी बनता है कि वो यहाँ पर कंटेस्ट करें। अच्छी बात है कि उनको पीएमएलएन ने इसके लिए कंसिडर किया है, उनको टिकट दिया है, और जाहिर है खातून होते हुए उनको एक कंटेस्ट किया जा रहा है, वो अपनी रिजर्व सीट फिर उसके बाद ऑब्वियसली छोड़ेंगी, तो ये भी एक अहम चीज है इस हवाले से। तो आई रियली लाइक दिस एंटायर थिंग इन दिस पर्सपेक्टिव। जहां तक पीटीआई की हिकमत अमली है, मुझे ये चीज लगती है, मेरा भी ये ख्याल है कि ये प्लान्ड हिकमत अमली के तहत हुआ है, और क्योंकि जाहिर है एक तो जो पब्लिक सेंटिमेंट की बात तमाम लोग कर रहे हैं वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से वहां पर बल्दियाती इंतखाबात भी आपको पता है पंजाब में डिले हुए जा रहे हैं, तो फिर ज़िमनी इंतखाब अगर एक और हार जाती गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली वो एक काउंट बढ़ जाता पीटीएम के सेंस में, और ये तो काफी लाइकली था कि वो हार जाते। मैं इस वक्त दोबारा यही बात कर रही हूँ कि मैं अभी पब्लिक सेंटिमेंट को माइनस करके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर परवेज मलिक और उनकी फैमिली का, उसको जानते हुए ये बात कर रही हूँ। तो दिस वाज आई थिंक एनीवे अ लॉस्ट कॉज। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया नाज़रीन। इसी के साथ मुझे मेहमानों को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।